हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ दोस्तों। वहाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है अध्याय 12 प्रकाश की, यानी ऑप्टिक्स चैप्टर है दोस्तों। देखते हैं स्रोत के रूप में किसकी स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है दोस्तों। तो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अवर्तन, चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 11 प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 15 प्रकाश, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 16 प्रकाश और एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी। इन तमाम अध्याय को लेकर दोस्तों इस चैप्टर को बनाया गया है प्रकाशिकी को। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में एक दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं। इसकी सहायता से हम अनेक वस्तुओं को देख पाते हैं। केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उससे परावर्तित हुआ हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन, विक्षेपण आदि घटनाओं से भी प्रदर्शित करता है। यानी हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं दोस्तों, तो उस वस्तु को हम लोग सिर्फ आंख से नहीं देख सकते। उस वस्तु को देखने के लिए रीजन है कि उस वस्तु पर प्रकाश जाकर पड़ती है और उस पर से जो परावर्तित प्रकाश होती है वो पुनः हमारे आंखों पर पड़ती है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रकाश यानी लाइट ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना यानी सेंसेशन ऑफ साइट उत्पन्न करता है। इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर देखने वाली आंख पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रकाश स्रोत। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों यानी लाइट सोर्स जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोत जो मानव निर्मित हैं जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। इसके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्ग के रूप में देखते हैं दोस्तों। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत यानी ल्यूमिनियस सोर्सेस। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब ये खुद ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसी के लिए इसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके अलावा अदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा और कांच इत्यादि इसके उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या है दोस्तों? कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रकाश मुख्य रूप से जो है गमन कैसी रेखा में करता है? तो सरल रेखा में करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने
पथ से विचलित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगी तो उस स्थिति में उसके जो पथ हैं वो विचलित हो जाती है। दृश्य प्रकाश तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशिकी माध्यम को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं दोस्तों, पारदर्शक माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, तो इनसे क्या होता है, प्रकाश जो है आराम से जो है गुजर जाता है, तो इसी के लिए इसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पारभासक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है इन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच और तेलीय कागज, इनसे प्रकाश हल्की मात्रा में ही जो है गुजर पाती है, इसलिए इसे पारभासक माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों में प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता इन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का सरल रेखीय गमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समान माध्यमों में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती है, इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। सूची छिद्र, कैमरा में उल्टे चित्र बनाना, विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण प्रकाश किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण क्या क्या चीज घटना हो सकती है, तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया, और जो है सूची छिद्र यानी जो कैमरा है उसमें उल्टा चित्र का बनना, ये भी प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोच्छाया एवं उपछाया। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा पाती। वस्तु के आगे पर्दा रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के कुछ भाग ऐसा होता है जो काला दिखता है क्योंकि वहां अंधकार रहता है, इस भाग को छाया कहते हैं। जब प्रकाश का उद्गम बिंदुवत हो तो उससे बनने वाली छाया में एक हाथ के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण पूर्ण अधिक अंधकार रहता है, यह प्रोच्छाया कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रोच्छाया क्या होती है कि जब प्रकाश का उद्गम बिंदुवत हो और उससे बनने वाली छाया में एक हाथ के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण, यानी कुछ भी प्रकाश का मात्रा नहीं पहुंचता है तो वहां पूर्ण अंधकार हो जाता है, यानी पूरा अंधेरा हो जाता है, उससे ही प्रोच्छाया यानी अम्बरा कहलाता है। जिस भाग में प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया कहते हैं, यानी पी मेम्ब्रा कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रोच्छाया जहां कुछ भी प्रकाश नहीं पहुंचता है तो पूर्ण अंधकार रहता है, उसे प्रोच्छाया कहते हैं, और जिस भाग में प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों कि कोई किसी भी चिकनी या पॉलिशदार सतह होती है उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार देखते हैं दोस्तों, इसके नियमानुसार आपतित किरण यानी जो आने वाली प्रकाश है और परावर्तित किरण जो गुजरने वाली प्रकाश है यानी आने के बाद जो वापस लौटती है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो एक समलंब पर बनता है, यानी एक सीधी रेखा पर बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके दो नियम हैं मुख्य रूप से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन का जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम बोलता है दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो आपतित किरण आ रही है दोस्तों, तो
इस तरफ जो है ना कोण बना उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण जो जा रही है उसके इस साइड जो कोण बना उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, वो दोनों जो ये दोनों है I बराबर R होता है दोस्तों। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है पहले नियम के अनुसार। दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण यानी जो आने वाली किरण है दोस्तों, और दर्पण के आपतन पर अभिलंब, यानी ये दर्पण है, दर्पण पर जो अभिलंब ये समांतर खड़ी है अभिलंब, तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते, तो सभी दोस्तों ये एक ही तल में, यानी आपतित किरण भी, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहते हैं। ये दो नियम प्रकाश के परावर्तन के हैं। आगे देखते हैं दोस्तों परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार को देखते हैं दोस्तों। परावर्तक पृष्ठों के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी विभक्त किया जा सकता है। पहला है दोस्तों नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसे उदाहरण के रूप में इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। नियमित परावर्तन यानी आपतित किरण आ रही है दोस्तों, और फिर रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित किरण समान मात्रा में ही जो है जा रही है, इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अनियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठों से होता है तो परावर्तित होने के पश्चात प्रकाश की किरणें समांतर नहीं होती। ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग हैं। कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच सूर्य के प्रकाश को विसरित परावर्तित करता है, जो ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश को विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ा जा सके। इसलिए जो है अखबार को क्या किया जाता है दोस्तों, सस्ते कागज पर छापा जाता है, यानी खुरदरे और सस्ते कागज पर। आगे देखते हैं दोस्तों तो इस रूप में विसरित परावर्तन देख सकते हैं दोस्तों कि जो कि आपतित किरण है वो समान मात्रा में आ रही है लेकिन परावर्तित किरण फैल जाती है, जिसके माध्यम से जो है विसरित परावर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रतिबिंब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है दोस्तों कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि दर्पण में उसकी आकृति बन जाएगी, और दर्पण में जो बनी हुई आकृति दिखती है उसे ही वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो रियल इमेज में क्या होता है दोस्तों कि जो है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात क्या होती है कि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसे याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों दर्पण। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलय अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण क्या है दोस्तों कि कोई भी चिकना पारदर्शी माध्यम है उसके एक तल पर क्या कर देते हैं, पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तो दूसरे पृष्ठ का जो परावर्तक पृष्ठ बना होता है उसे ही निकाय को दर्पण कहलाता है, यानी मिरर कह सकते हैं। दर्पण
दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो रूप में जो है दर्पण को बांटा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है, यानी प्लेन मिरर कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि समतल दर्पण के क्या क्या गुण हैं जो प्रतिबिंब बने हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है कि जब जब भी प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनेगा तो उस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो इसलिए जो है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऊंचाई h के मनुष्य को अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए ऊंचाई h/2 के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति h ऊंचाई का है, उसे अगर अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो इसके लिए जो है उसे अपने जो है ऊंचाई का आधा भाग का जो है समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, यानी h/2 यानी 1/2 के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूर पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, जितना दूर जो है वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब यानी लेटरल इन्वर्स होता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस पर ठीक सामने एम्बुलेंस के पार्श्व प्रवर्ती स्वरूप में लिखा गया होता है, जिससे कि आगे जा रही गाड़ियों को पार्श्व दर्पण यानी रियर व्यू मिरर में देखकर आसानी से पढ़ा जा सके। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष गति 2 भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समतल दर्पण में ये याद रखना है कि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष अगर भी चाल से चल रही है या गतिमान है तो उस स्थिति में जो वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष जो गति होगी वो दोगुनी हो जाती है, यानी 2 भी की हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ - 1 होती है। समतल दर्पण के उपयोग आगे देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। बहुदर्शी और परिदर्शी में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप दोनों में जो है समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। यानी कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप दोनों में जो है समतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, परिदर्शी परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में देखते हैं दोस्तों, इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पेरिस्कोप में जो होता है समतल दर्पण का उपयोग होता है, पहले याद रखना है दोस्तों। और इसमें जो दो समतल दर्पण होते हैं उनके बीच का कोण कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। इन दर्पणों को परावर्तक सतहें आमने सामने रहती है, अतः ऊपर वाले सिरे से होकर प्रवेश करने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर नीचे की ओर आती है और दूसरे दर्पण द्वारा परावर्तित आंखों में प्रवेश करती है। इसी कारण युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो पेरिस्कोप में याद रखना दोस्तों, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है, 2 समतल दर्पण का प्रयोग होता है। कितने डिग्री पर रहता है, तो 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण को सेट किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण।
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो यह निकाय गोलीय दर्पण कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण क्या है दोस्तों, कि किसी कांच के एक खोखले गोले को ले लिया जाए और उसे काट दिया जाए और उसके एक पृष्ठ पर अगर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो यह निकाय गोलीय दर्पण कहलाती है। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉनकेव मिरर। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हुआ अवतल दर्पण कहलाता है, यानी अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण क्या है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अंदर की ओर यानी इस रूप में बना रहेगा और ये जो है इसका पेट जो है अंदर की तरफ धंसा रहता है अवतल में, और उत्तल में जो है ये उभरा रहता है, यानी इसका जो पेट निकला रहेगा यानी इस तरफ रहेगा वक्र के रूप में। तो ये उत्तल अवतल दर्पण देख सकते हैं दोस्तों, और ये उत्तल दर्पण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस दर्पण का फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण और इस तरीके से उत्तल दर्पण देख सकते हैं दोस्तों। फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो ये संबंध याद रखना दोस्तों, f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है। यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है दोस्तों, और अवतल दर्पण के बीच ये मध्य, ये सेंटर है, और सेंटर से एक अगर रेखा खींची जाए तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और जिस बिंदु पर आकर यहाँ मिलती है इस वाले भाग को जो है हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्रुव, यानी P से डिनोट करते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण इस तरीके से आगे बढ़ा है तो ये जो आधा वाला भाग है इसे ही त्रिज्या कहते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या यानी R से शो करते हैं दोस्तों, इसे R से शो करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार बिंदु P, F तथा C के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति दर्शाई गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम देख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। पहला देखते हैं दोस्तों, अनंत पर। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, फोकस तल पर बनेगी, और प्रतिबिंब प्रकृति एवं आकार वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। इसमें कुछ पॉइंट याद रखने का है दोस्तों कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब तो उल्टा, आभासी बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर इस तरीके से अगर एक रेखा खींची जाए तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। और जिस बिंदु पर ये दोनों मुख्य अक्ष और ये जो दर्पण है मिल रहा है इसे ही ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं, और इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यानी ये जो गोलीय भाग है इस तरीके से जो मिल रही है उसे जो है हम लोग
सी से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट कर रहे हैं दोस्तों? सी से डिनोट करते हैं। और कोई भी वस्तु यानी कोई भी प्रकाश अगर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। तो ये बिंदु जहाँ पर से गुजर रही है उसे फोकस यानी एफ से डिनोट करते हैं। तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये वक्रता त्रिज्या हो गई दोस्तों सी, फोकस एफ हो गया दोस्तों, ध्रुव हो गया पी, और ये जो है मुख्य अक्ष हो गया। ये पूरा क्या हो गया दोस्तों? मुख्य अक्ष हो गया, और ये दर्पण हो गया। इसी रूप में हम लोग पूरे फिगर को समझ सकते हैं दोस्तों। वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो इस रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगी तो उस स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। जबकि दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनती है तो उस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, अनंत से वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत से प्रकाश आ रहा है दोस्तों, और अनंत से आने के बाद जब फोकस दर्पण से टकराती है तो वापस लौटती है। तो ये जो वापस लौट रही है तो ये फोकस से होकर गुजर रही है दोस्तों। तो ये जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस पर होगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। इसी रूप में देख सकते हैं दोस्तों, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो वस्तु, तो अनंत मान लीजिए ये अनंत है दोस्तों, और ये वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में वस्तु ये ए बी रखा हुआ है। तो इस स्थिति में देखते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब दर्पण के ही ओर बन रहा है, यानी जो वास्तविक बनेगा, और दर्पण की ओर बन रहा है तो ये छोटा भी बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा। तथा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र यानी सी पर है तो उस स्थिति में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और ये दर्पण की ई ओर है, इसी के लिए ये वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, अगर वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में रखा जाए वस्तु, तो उस स्थिति में वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फोकस पर। यदि वस्तु को फोकस एफ पर रखते हैं तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हैं, यानी F और P के बीच में रखते हैं, यानी ए बी वस्तु रखा गया, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनेगा। तो इस स्थिति में दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनना। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस इतना सही याद रखना है कि इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। आगे देखते हैं दोस्तों, दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी यानी यू कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी भी कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण से ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी यानी वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? यू, और प्रतिबिंब दूरी क्या कहलाती है? भी कहलाती है। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी यानी एफ कहलाती है। भी क्या हो गया दोस्तों? प्रतिबिंब दूरी। यू क्या हो गया? बिंब दूरी या वस्तु की दूरी कह सकते हैं। तो उपयुक्त तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यानी 1 प्रतिबिंब 1/प्रतिबिंब दूरी 1 वस्तु की दूरी और बराबर होता है 1 फोकस दूरी के। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित निर्देशांक ज्योमेट्री के चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है।
दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं की ओर से आपतित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो सदैव बाईं ओर से ही आपतित होती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वस्तु की एवं प्रतिबिंब की लंबाई जो ली जाती है तो मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की ओर लेंगे तो धनात्मक और नीचे की ओर लेंगे तो ऋणात्मक ली जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों फिगर। नेक्स्ट है देखिए आवर्धन। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है, यानी m बराबर v/u भी कह सकते हैं दोस्तों, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। आगे देखते हैं दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवतल दर्पणों का उपयोग समांतर टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग्स दर्पणों के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इनकी दृष्टि क्षेत्र भी अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसका पार्ट 2 में जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। थैंक यू दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके वहाँ जुड़ जाए। थैंक यू दोस्तों।